आज हम टॉप 10 खबरों की शुरुआत एक देश एक चुनाव को लेकर करेंगे। बताएंगे कि शीतकालीन सत्र में ये विधेयक पेश हो पाएगा या नहीं। आज एक और हैरान करने वाली जानकारी देंगे जिसमें आप जानेंगे कि भारत में अराजकता फैलाने में विदेशी फंडिंग कहां से होती है और देश के वे कौन लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। आज संसद में किन मुद्दों पर गहमा गहमी रही, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बढ़ती दुर्घटनाओं से लेकर नक्सलियों के सफाये तक 10 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने जनप्रवाद को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि समय से आप तक खास खबरों का ये बुलेटिन पहुंच सके। तो आइए पहली खबर की शुरुआत एक देश एक चुनाव से करते हैं। अभी देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं जिसमें पैसा और समय का बहुत नुकसान होता है। पीएम मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव की वकालत करते आए हैं। मोदी सरकार चाहती है कि अब देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। इसी तैयारी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दी गई है। ये विधेयक इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सूत्रों का दावा है कि विधेयक के लिए सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधेयक पर विस्तृत चर्चा करेगी। इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति और सुझाव लिए जाएंगे। अंत में इस विधेयक को संसद में लाकर पास करवाया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए। दूसरी खबर देश में अराजकता फैलाने वाली विदेशी फंडिंग से जुड़ी है। विदेशी फंडिंग को लेकर एनआईए की टीम ने आज यूपी के झांसी जिले में कार्रवाई की। यहाँ के कोतवाली इलाके में मुकरियाना मोहल्ले में ऑनलाइन दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद के यहाँ एनआईए टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के साथ पहुंची एनआईए ने स्थानीय पुलिस को मामले से दूर रखा। अभी एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद और उसके परिवार से पूछताछ कर ही रही थी कि किसी ने मस्जिद से छापेमारी का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते मुफ्ती खालिद के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भीड़ ने जमकर हंगामा किया और मुफ्ती खालिद को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। हालांकि एनआईए की टीम विदेशी फंडिंग को लेकर अभी भी पूछताछ और छानबीन कर रही है। उसकी ओर से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहां के एसपी सिटी का कहना है कि एनआईए की टीम यहां छापेमारी करने आई लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी है। इससे यहां का माहौल खराब हो सकता था। तीसरी खबर संसद से जुड़ी है। दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। अदानी और कांग्रेस सोरोस के लिंक के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होते ही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन को लगातार बाधित किया जा रहा है। हम सभी चर्चा के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सांसदों को संसद में बोलने का मौका दिया जाता है। जब सत्ताधारी सांसद बोलते हैं तो विपक्षी सांसद वेल में आ जाते हैं। सदन की कार्रवाई को रोकना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और खड़गे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, संसद में उनकी नकल की जा रही है। राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते हुए सांसदों को ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। ये सब देखकर मुझे तो अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई जब विपक्ष और सत्ताधारी दलों के छात्र ऐसा व्यवहार करते थे। राहुल गांधी ने भी कॉलेज के लड़के की तरह व्यवहार किया। उनका नकल करना पूरी तरह से उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। कांग्रेस और सोनिया गांधी ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। कांग्रेस मुद्दों को टालना और भटकाना चाहती है। अगली यानी चौथी खबर देश में बढ़ रही दुर्घटनाओं पर चिंता को लेकर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सड़क हादसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारत का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि उन्हें विश्व सम्मेलनों में मुंह छिपाना पड़ता है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय के तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आई है, इसमें वृद्धि हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस देश का नाम भारत है।
हम इसमें सुधार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि जब तक समाज मदद नहीं करेगा और मानवीय व्यवहार नहीं बदलेगा, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल 1.7 लाख से अधिक लोगों की मौत ऐसी दुर्घटनाओं में हो जाती है। इतने लोग ना लड़ाई में मरते हैं, ना कोविड में मरे हैं और ना ही दंगों में मरते हैं। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे सड़क हादसों को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सड़क हादसों के शिकार 30% लोगों की मौत जीवन रक्षक उपचार न मिल पाने के कारण होती है। पांचवी खबर नक्सलियों के सफाये से जुड़ी है। दंतेवाड़ा जिले के सीमा में आज सुबह नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से रुक कर गोलियां अभी भी चल रही हैं। वहीं अब तक मुठभेड़ में 12 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। पुलिस नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बताया जा रहा है कि नक्सल विरोधी सर्च अभियान चलाने के लिए पहले ही प्लानिंग तैयार कर ली गई थी। इसके लिए नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले के डीआरजी सुरक्षा बल को अलर्ट किया गया। साथ ही एसटीएफ, सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी दक्षिण को अबूझमाड़ क्षेत्र से रवाना किया गया था। अभी टीमों ने मिलकर नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। गुरुवार की सुबह 3 बजे से संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम और नक्सलियों के बीच रुक कर मुठभेड़ चल रही है। वहीं नक्सलियों के द्वारा की जा रही गोलीबारी का पुलिस जवानों के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। छठवीं खबर यूपी के हाथरस दुराचार से जुड़ी है, जहां आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार से करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की और दिल्ली वापस लौट आए। बता दें कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। गंभीर हालत में युवती को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 15 दिन तक डॉक्टरों के भरसक प्रयास के बावजूद पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई और उसने 29 सितंबर 2020 को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मौत के बाद पुलिस ने आनन फानन में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था। मामले में घरवालों की सहमति नहीं लेने की वजह से पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। मरने से पहले पीड़िता ने 4 आरोपियों का नाम बताया था। मामला सुर्खियों में आने के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। लंबी जांच के बाद मुख्य आरोपी संदीप को उम्र कैद की सजा हुई, जबकि 3 अन्य आरोपी लवकुश, रामू और रवि को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। इसी साल जुलाई में पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी। अपना दर्द बयां करते हुए पिता ने लिखा कि मेरा परिवार 4 साल से सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में कैद है। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, बेटियों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, परिवार की मानसिक स्थिति बहुत खराब है। पत्र मिलने के बाद आज राहुल गांधी परिवार से मिलने हाथरस गए थे। 7वीं खबर राजनीति से जुड़ी है। दिल्ली में चुनावी रेवड़ियां बांटने का दौर शुरू हो चुका है। आज महिला सम्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। 2025 में सरकार बनने पर इसे 2100 रुपये कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। केजरीवाल को ठान लेता है वो करके दिखाता है, जो बोला वो करके दिखाया। माताओं और बहनों को उनका हक मिलेगा। बता दें कि इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया था। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत खर्च के लिए भी उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि योजना के लिए वे महिलाएं योग्य होंगी जो अभी सरकार की किसी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं देती हैं। 8वीं खबर बेंगलुरु में खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष से जुड़ी है। अतुल की खुदकुशी का मामला देश के अखबारों और चैनलों पर सुर्खियों में है। गली मोहल्लों और चौराहों पर हर तरफ मामले की चर्चा हो रही है। अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच अतुल के ससुराल जौनपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बेंगलुरु पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी अतुल की सास निशा सिंघानिया अपने बेटे के साथ फरार हो गई हैं। बताया जा रहा है कि रात 11:15 पर निशा अपने घर से निकली और धीरे से ताला लगाया।
रात के अंधेरे में डरी सहमी सास दोनों हाथ जोड़ते हुए भागती हुई नजर आईं। घर के पीछे रास्ते से वो किला के पास पहुंची, जहां पहले से खड़ी एक बाइक और एक बुलेट पर सवार होकर मां बेटे फरार हो गए। इस दौरान कुछ मीडिया वालों ने वीडियो बनाते हुए पूछा कि कहां जा रहे हैं, तो बेटे ने कहा कि मां की तबीयत खराब है, उन्हें दिखाने जा रहे हैं। सुबह होते होते घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची जौनपुर पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पुलिस बल तैनात है। 9वीं खबर अदालत से है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सरकार कैबिनेट ने 2021 में एक फैसला लिया था, जिसके अनुसार निजी कंपनियां अपने यहाँ 40,000 प्रतिमाह तक की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देंगी। जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने लघु उद्योग संघ की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में लघु उद्योग संघ ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। वकील AK दास ने कहा कि इस अधिनियम ने राज्य और झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों को बांट दिया है। यह अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान रोजगार में समानता की गारंटी देता है। वकील ने कहा कि राज्य सरकार निजी कंपनियों को एक निश्चित श्रेणी के लोगों को रोजगार देने के संबंध में निर्देश नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले भी निर्णय लिया है। इसमें पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा लाए गए ऐसे ही अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। 10वीं यानी आखिरी खबर खेल से जुड़ी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाना है। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5:50 से शुरू होगा। मुकाबले से पहले ही गाबा की पिच को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सामने आई तस्वीर में विकेट काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है, यानी इस पिच पर बल्लेबाजों की शामत आएगी और तेज गेंदबाजों का बोलबाला तय माना जा रहा है, क्योंकि पिच से तेज गेंदबाजों को पेस और बाउंस मिलेगा। यहाँ जो भी टीम टॉस जीतेगी शायद वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। अभी तक खेले गए 2 मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट पहले से ही हरा विकेट बनवाने के मूड में था, ताकि सीरीज में बढ़त ली जा सके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला उसे उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय गेंदबाज किसी भी मामले में ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है। ये बात कौन भूल सकता है कि इसी गाबा मैदान पर भारत ने 2020-21 के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। तब ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ा था। उस मैच से पहले मेजबान टीम 1988 से गाबा में अपराजित थी। टॉप 10 खबरों को देखने के लिए बने रहिए जनप्रवाद के साथ। नमस्कार।